हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने आ चुका हूं गाइस। तो मैंने डिसाइड किया गाइस कि हम जो हैं मैराथन सेशन लाएंगे आने वाले टाइम में, और अगले 30 दिन के अंदर पूरी की पूरी अकाउंटेंसी को रिवाइज़ कर लेंगे गाइस। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपके लिए क्विक रिवीजन जो है वो करवाऊंगा आपको अगले 30 दिन में पूरी अकाउंटेंसी की। तो गाइस इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी आपके पास, सिर्फ आपको एक शॉर्ट श्योर रिवीजन करवाई जाएगी। कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया जाएगा। तो चलिए आज हम अपने पहले लेक्चर के साथ शुरू करेंगे, और पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें हम जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम जो है बेसिक टर्म को सीखने की कोशिश करेंगे और जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले गाइस जो है हमें मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। तो मीनिंग पे अगर हम आएँ गाइस, तो मीनिंग की अगर बात करें तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं किसी ट्रांजैक्शन को, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज़ करते हैं, और फिर इंटरप्रेट करते हैं गाइज, और फिर कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टिंग यूज़र्स। तो इंटरेस्टिंग यूज़र्स के साथ फिर जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको जो है कम्युनिकेट किया जाता है। आई होप आपको जो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग जो है वो पता चल गया होगा। नेक्स्ट जो आपको सही इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे देखनी है गाइस, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आपके लिए करैक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली करैक्टरिस्टिक्स होती है कि आपको आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। सबसे पहले आपको उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है जो कि फाइनेंशियल नेचर की हैं। तो आपको सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, उससे पहले आपको देखना है कि कोई ट्रांजैक्शन या कोई इवेंट जो है वो फाइनेंशियल नेचर का है भी कि नहीं। तो ये बात याद रखेंगे कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ जो है फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, नेक्स्ट स्टेप होता है मेजरमेंट गाइस। तो मेजरमेंट में हम देखते हैं कि क्या ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है भी कि नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप होगा मेजरमेंट। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको मेज़र करेंगे कि क्या ये मॉनेटरी टर्म्स में ये ट्रांजैक्शन है भी कि नहीं। तो नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है रिकॉर्डिंग गाइस। तो इन दोनों स्टेप के बाद जैसे ही हमने जो है आइडेंटिफिकेशन कर ली और मेजरमेंट कर ली, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा गाइस वो होगा रिकॉर्डिंग करना। तो रिकॉर्डिंग आपको पता ही है कि हम जर्नल में करते हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो कोई भी जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो थर्ड स्टेप हमारा आ गया रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद गाइस क्लासीफाइंग होता है। तो क्लासिफिकेशन आपको पता है, क्लासिफिकेशन में हम जो है लेजर में क्लासिफिकेशन करते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग की बात करें तो क्लासिफिकेशन के बाद आपका जो प्रोसेस आता है उसको बोला जाता है समराइज। तो उसके बाद चीज़ों को जो है समराइज किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। तो उसके बाद समराइजिंग किया जाता है, उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होती है, और उसके बाद जो भी डाटा होता है उसको कम्युनिकेट किया जाता है टू द यूजफुल टू द इंटरेस्टिंग यूज़र्स। तो ये बात आप याद रखें। तो गाइज इसमें से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जो अकाउंटिंग होती है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है। तो फर्स्ट स्टेप आपको वहाँ पे लिखना है आइडेंटिफिकेशन। हो सकता है आपको सेकंड स्टेप पूछा जाए तो सेकंड स्टेप आपको लिखना है मेजरमेंट। थर्ड स्टेप पूछा जाए तो आपको लिखना है रिकॉर्डिंग। तो ये बात आप याद रखेंगे। आपको पूरे जो है सीक्वेंस में जो है ये स्टेप्स याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो स्टेप होगा वो आइडेंटिफिकेशन है, सेकंड स्टेप मेजरमेंट, थर्ड स्टेप रिकॉर्डिंग, फोर्थ स्टेप क्लासीफाइंग, फिफ्थ स्टेप समराइजिंग, सिक्स स्टेप एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और सेवन्थ स्टेप आपका होगा कम्युनिकेशन टू द इंटरेस्टेड यूज़र्स। ये बात गाइस आप याद रखेंगे। आगे चलेंगे गाइस, तो आगे आपको ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो अकाउंटिंग की डेवलपमेंट है गाइस, जो फादर है अकाउंटिंग के वो हैं लूका पेकोली। ये बात आप याद रखेंगे। एक इटालियन ऑथर हैं लूका पेकोली, जिनको फादर भी कहा जाता है मॉडर्न अकाउंटिंग का गाइस। तो ये बात याद रखेंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको पेपर में पूछा जाए। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ें डिस्कस करूँगा गाइस जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग प्रोसेस को हम समझेंगे। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि सबसे पहले होती है आइडेंटिफिकेशन। अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद अगर
आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो उसके बाद रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन, फिर समराइजिंग होती है और उसके बाद एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है और उसके बाद कम्युनिकेशन टू द यूज़र्स। तो गाइज़ ये आपको जो अकाउंटिंग प्रोसेस है इसको अच्छे से समझ लेना है और इसका हर एक स्टेप आपको पता होना चाहिए गाइज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जहाँ से भी आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है वहाँ से आप अकाउंटिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ लें। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। फर्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन, फिर रिकॉर्डिंग है, फिर क्लासिफिकेशन, फिर समराइजिंग, फिर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन और फिर कम्युनिकेशन टू द यूज़र्स। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट गाइज आपको पता होना चाहिए कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होती है। तो बुक कीपिंग की अगर बात करें गाइज तो इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनिटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो गाइज एक बात आप याद रखेंगे, अगर मैं ये इस तरह की डायग्राम बनाऊँ, कुछ इस तरह की डायग्राम, तो जो बीच वाला पार्ट होगा वो आपको देखने को मिलेगा बुक कीपिंग, ये आपका बुक कीपिंग है। उसके बाद बाहर वाले पार्ट की बात करें तो ये आपका अकाउंटिंग हो जाएगा और इससे बाहर वाले पार्ट की अगर बात करें तो वो आपका हो जाएगा अकाउंटेंसी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि जो बुक कीपिंग है इज़ ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का ही पार्ट है। जो अकाउंटिंग है एक वाइडर कंसेप्ट है दैन बुक कीपिंग। तो आप याद रखेंगे बुक कीपिंग जो है, जो रिकॉर्डिंग है उसी को बुक कीपिंग बोला जाता है। अगर सही लफ्ज़ों में बोला जाए तो जो आपका बुक कीपिंग है इट इज़ कंसर्न विद आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। तो क्लासिफिकेशन तक आपकी बुक कीपिंग आती है, उसके बाद जो है आपकी अकाउंटिंग आती है। तो अकाउंटिंग जो है एक वाइडर कंसेप्ट है। तो जैसे ही क्लासिफिकेशन ख़त्म होती है उसके बाद समराइजिंग, एनालिसिस, ये सब आ जाता है आपकी अकाउंटिंग में। और गाइज ये पूरी इंटायर बॉडी को जो बोला जाता है, उसका पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज है जो, उसको बोला जाता है अकाउंटेंसी। तो आपको ये तीनों टर्में क्लियर होनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तो इसको आपने अच्छे से क्लियर अप करना है। तो नेक्स्ट अगर बात करें गाइज तो नेक्स्ट आपके लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अकाउंटिंग के। तो मेंटेन सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड रखना बिजनेस का, फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना बिजनेस की गाइज, ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है गाइज टू असर्टेन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। और उसके बाद टू प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़। तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। तो आई होप गाइज आपको एडवांटेजेस पता चल चुके होंगे। और ऑब्जेक्टिव्स के बाद अगर एडवांटेजेस की बात करें तो इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में हमारी मदद करती है। इट हेल्प्स द मैनेजर्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी मदद करता है। सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्ट एज ए वैलिड एविडेंस इन द कोर्ट। अगर हमने अच्छे तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाया है तो ये वैलिड एविडेंस की तरह काम करेंगे कोर्ट में। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ यूज टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर टू एनालाइज द चेंजेस। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है ये रिज़ल्ट को भी कंपेयर करती है करंट के ईयर के प्रीवियस ईयर के साथ गाइस। तो ये आपकी जो है कुछ एडवांटेजेस हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लें। और नेक्स्ट है लिमिटेशंस गाइस। तो लिमिटेशंस की अगर बात करें तो आपको पता ही है जो अकाउंटिंग होती है ये हिस्टोरिकल इन नेचर होती है। ये बात याद रखें, जो अकाउंटिंग होती है वो हिस्टोरिकल इन नेचर होती है और यही एक बहुत बड़ी इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स होते हैं इसमें, सॉरी गाइज, ये जो है इग्नोर करती है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। नेक्स्ट गाइज इसमें विंडो ड्रेसिंग होती है, पर्सनल ब्यास होता है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है गाइज। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, क्योंकि ज़्यादा अगर इसमें मैं घुस गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर बहुत लंबा लेक्चर्स बनेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है गाइज, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड। जो भी अकाउंटिंग हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड करते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग गाइज। और जो एंड प्रोडक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गाइज। ये बात याद रखेंगे कि हमारा जो एंड प्रोडक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो आगे चलेंगे गाइज। आगे कास्ट अकाउंटिंग क्या होती है। तो कास्ट अकाउंटिंग आपको पता ही है, कास्ट अकाउंटिंग के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ा होगा आप, फा के सिलेबस में पूरा कास्ट अकाउंटिंग पे एक चैप्टर है, तो उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो कास्ट अकाउंटिंग इज़ रिलेटेड टू कास्ट। तो कास्ट को असरटेन करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उसको कास्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट होती है गाइज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इसमें प्लानिंग और कंट्रोल किया जाता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो की जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए, ये बात आप याद रखेंगे। तो 3 तरह की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग गाइज। इनको आपने अच्छे से क्लियर अप कर लेना है, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है गाइज।
तो आगे चलेंगे गाइस, तो आगे है रोल ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अगर रोल की बात करें तो ये एज ए लैंग्वेज, एज ए करंट इकोनॉमिक रियलिटी, एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन 4 तरीक़ों से जो है अकाउंटिंग हमारे लिए काम करती है गाइस। तो ये इसका रोल है। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस, तो नेक्स्ट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गाइस। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आप एक बात याद रखेंगे गाइस, आपको क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझना है। इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो फर्स्ट जो क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स होती है गाइस वो होती है रेलिएबिलिटी। तो रेलिएबिलिटी की अगर बात करें तो इट मीन्स द यूजर्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन, इट मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल। तो गाइज ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन सी क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स होती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 करैक्टरिस्टिक होती हैं, एक रेलिएबिलिटी, रेलिवेंस, ये 2 आप याद रखें। और उसके बाद अगर बात करें गाइज तो 2 होती हैं उसके बाद, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। तो 4 आपको मैंने बता दी, रेलिएबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी और 4th वाली है आपकी रेलिवेंस गाइस। तो रेलिएबिलिटी, रेलिवेंस और उसके साथ अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। तो ये 4 की 4 जो हैं आपको क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स जो हैं अकाउंटिंग की, ये पता होनी चाहिए गाइज। इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइज। यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये क्विक रिवीजन क्लास है। नेक्स्ट गाइज आपको याद रखना है कि जो हमारे यूज़र्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। तो इंटरनल यूज़र जो होते हैं गाइज वो आपकी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसकी आप ट्रिक बना सकते हो MEOW। तो इससे आप जो है इंटरनल यूज़र्स को याद रख सकते हो। इंटरनल यूज़र्स में आपकी मैनेजमेंट आती है, एम्प्लॉयज़ आते हैं, वर्कर्स आते हैं और ओनर्स आते हैं गाइज। तो ये 4 के लिए मैंने ट्रिक बनाई है MEOW। M से मैनेजमेंट, E से एम्प्लॉय, O से ओनर और W से वर्कर्स गाइज। तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट गाइज जो आपके एक्सटर्नल यूज़र्स हैं उनके बारे में भी आप याद रखें। जो एक्सटर्नल यूज़र्स में कौन कौन आता है, तो एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, यूनियंस एंड एम्प्लॉय ग्रुप्स, लैंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स और कंपटीटर्स। तो गाइज इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से इंटरनल यूज़र्स हैं और कौन से एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। तो ये आपको क्लियर अप रखना है अपने माइंड में। तो नेक्स्ट गाइज, तो अब आपको कुछ बेसिक टर्म समझनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटाइटी क्या होता है। तो गाइज एंटाइटी की अगर बात करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज ए डिस्टिंक्ट यूनिट विच परफॉर्म्स बेसिक एक्टिविटी। तो कोई भी डिस्टिंक्ट यूनिट होगा उसको हम बोलेंगे ये एंटाइटी है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि इन्फोसिस लिमिटेड, तो ये कंपनी, ये एक डिस्टिंक्ट यूनिट है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये एक एंटाइटी है। रिलायंस कंपनी, ये एक आपकी जो है ये आपकी एंटाइटी आ जाती है। और कुंदन ज्वेलर्स, जैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो ये भी आपकी क्या आ जाएगी, एक एंटाइटी आ जाएगी। बत्रा एंड सन्स, ये एक पार्टनरशिप है, तो ये भी एक एंटाइटी हम इसको कंसीडर करेंगे। तो कोई भी डिस्टिंक्ट यूनिट जो होगा उसको हम एंटाइटी कंसीडर करेंगे। तो पहली टर्म आपने सीखी एंटाइटी। तो एंटाइटी होता है कोई भी डिस्टिंक्ट यूनिट, ये बात आप याद रखेंगे। इसमें पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है। तो आई होप आपको जो है ये क्विक रिवीजन जो है हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट बात करें तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है गाइज, ये बात आपको याद रखना है। तो हाँ, आपको एक बात बता दूं गाइस कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, उसमें हम जो है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं गाइस। तो जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट भी हो सकती है और कैश भी हो सकती है, ये बात आप याद रखेंगे। तो ट्रांजैक्शन कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है, ये बात आप याद रखेंगे। जैसे परचेज ऑफ गुड्स का हम परचेज करेंगे तो वो क्रेडिट पे भी हो सकता है, कैश पे भी हो सकता है। रिसिप्ट ऑफ मनी, तो मनी की जब हम रिसिप्ट लेंगे डेटर से तो वो भी हमारा जो है एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी गाइज। तो ये आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। नेक्स्ट गाइज हमें समझना है कि एसेट क्या होता है। तो एसेट आर प्रॉपर्टी, मूवेबल आर इमूवेबल, आर लीगल राइट्स owned बाय एन इंडिविजुअल आर बिजनेस, दीज आर यूज्ड बाय द बिजनेस टू जनरेट कैश आर इनकम। तो जो भी जिस भी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे जनरेट करने के लिए कैश और इनकम, उसको हम बोलेंगे एसेट। गाइस एसेट 2 तरह के होते हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ऐसे एसेट होते हैं
करंट एसेट्स ऐसे एसेट होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में 1 साल के अंदर गाइस। तो 1 साल के अंदर अगर किसी हम एसेट को कैश में कन्वर्ट कर दें उसको बोला जाता है करंट एसेट। तो करंट एसेट में हमारा कैश इन हैंड आ जाएगा, कैश एट बैंक आ जाएगा, डेटर आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। तो ये बात आप याद रखें। नॉन करंट एसेट्स ऐसे एसेट होते हैं जिनको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स में हमारे 2 तरह के एसेट होते हैं, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं गाइस जिनको हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो गाइस इनटेंजिबल एसेट की एग्जांपल भी पेपर में पूछी जाती है, ये याद रखें आप। जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं वो गुडविल, पेटेंट। तो ये गुडविल, पेटेंट जो है आपके कॉपीराइट वगैरह, ये आ जाते हैं इनटेंजिबल एसेट्स में, इनको हम टच नहीं कर सकते हैं। और जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनको हम टच कर सकते हैं, जैसे मशीनरी, फर्नीचर वगैरह। नेक्स्ट अगर बात करें गाइज तो नेक्स्ट आपकी टर्म है लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ की अगर बात करें गाइज तो लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो होती हैं ऑब्लिगेशंस। तो जो भी ऑब्लिगेशंस एक बिज़नेस की होती हैं उनको बोला जाता है लाइबिलिटीज़। तो जैसे हमने किसी बिज़नेस ने किसी से जो है वो लोन लिया हुआ, तो वो लोन जो है एक लाइबिलिटी है, क्योंकि उसको पे ऑफ करना होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो जैसे हमने जो लोन लिया हुआ है तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक लाइबिलिटी है, ये एक बिज़नेस के ऊपर लाइबिलिटी है। तो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आई होंगी। तो लाइबिलिटीज़ की अगर बात करें तो ये भी 2 तरह की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ की अगर बात करें तो ये ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिसे हमें पे करना होता है, जिसे बिज़नेस को पे करना होता है 1 साल के अंदर। और जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं ये ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनको बिज़नेस को पे करना होता है 1 साल से ज़्यादा टाइम पे। तो गाइज 1 साल के अंदर जो पे करना है वो करंट लाइबिलिटी, और 1 साल के अंदर 1 साल से ज़्यादा टाइम जिसमें मिलता है वो होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। आई होप आपको ये टर्म क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें गाइज तो नेक्स्ट आपके सामने है कैपिटल। तो अब आपको टर्म समझनी है कैपिटल क्या होती है। तो कैपिटल गाइज जो होता है ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो एक ओनर जो है इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। तो ये एक ऐसा अमाउंट होता है गाइज, कैपिटल एक ऐसा अमाउंट होता है जो बिजनेस में ओनर जो होता है वो बिजनेस में जो इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल जो होती है वो एक इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में ओनर की। गाइज आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ये कैश में भी हो सकती है या फिर इसको एसेट में भी जो है इन्वेस्ट किया जाता है। और अगर रिलेशन की बात करें तो कैपिटल और एसेट और लाइबिलिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन है गाइज, तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ से ही अगर कैपिटल को हम इस साइड ला लें तो ये बन जाएगा एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। तो कैपिटल जो होता है वो एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ के इक्वल होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें गाइज तो नेक्स्ट है आपकी टर्म ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स गाइज बिल्कुल उल्टा होता है कैपिटल का। तो कैपिटल जब ओनर जो है इन्वेस्ट करता है बिजनेस में पैसा तो उसको बोलते हैं कैपिटल, और जब ओनर जो है वो निकाल देता है अपना पैसा जो है बिजनेस से तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स जो है कैपिटल जब रिड्यूस होती है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स जो है वो ओनर जब अपना कैश या जो अपना एसेट जो है उसको विड्रा करेगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो है ड्राइंग्स कहलाएगी, उसको हम ड्राइंग्स कहलाते हैं। ड्राइंग्स जो है कैपिटल को रिड्यूस करती है। तो कैपिटल का उल्टा आपका आ जाएगा ड्राइंग्स। आई होप आपको जो है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी गाइस। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस तो गुड्स क्या होते हैं। तो गुड्स आपको समझना है गुड्स क्या होते हैं। तो कोई भी बिजनेस जिसमें डील कर रहा है गाइस उसको गुड्स बोलते हैं। तो ये आप दिमाग से निकाल दें कि गुड्स जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये फर्नीचर भी हो सकता है। कोई बिजनेसमैन अगर फर्नीचर जो है फर्नीचर की सेल कर रहा है, फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, तो वो फर्नीचर का सेल और परचेज़ करेगा तो फर्नीचर उसके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। तो ये बात याद रखें। जैसे कोई बिजनेस जो है वो व्हीकल्स को बेच रहा है, गाड़ियों को बेच रहा है, तो गाड़ियाँ उसके लिए क्या हो जाएंगी, गुड्स हो जाएंगी। तो इसलिए गुड्स वो होती हैं जिसमें बिजनेस जो है डील करता है। तो गुड्स हो गई जिसमें बिजनेस डील करता है। आई होप आपको जो है टर्म्स क्लियर हो रही होंगे। नेक्स्ट गाइस है आपके सामने सेल्स। तो सेल्स क्या होता है गाइस, जैसे हम सेल्स आर टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स आर सर्विसेज सोल्ड एंड प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। तो जो भी हम गुड्स या सर्विसेज सोल्ड करते हैं उसके बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको सेल्स बोलते हैं गाइस। तो सेल्स जो है कैश भी हो सकती हैं, क्रेडिट भी हो सकती हैं। कोई भी चीज़ हम जो है वो कैश पे बेच सकते हैं और उधार पे भी बेच सकते हैं। जब उधार पे बेचेंगे तो उसको क्रेडिट कहा जाएगा। नेक्स्ट गाइस सेल्स रिटर्न क्या होती है। तो जब हमने सेल्स की
तो जब हमने किसी को बिजनेस ने किसी को कोई चीज़ सोल्ड की, कोई गुड्स को सोल्ड किया, तो हो सकता है वो जिसको सोल्ड किया उसको वो चीज़ डिफेक्टिव लगे या कोई किसी कारण वो है उस सेल को वापस भी कर सकता है। जब वो बिजनेस के पास दोबारा वो प्रोडक्ट आ गया वापस, उसको हम बोलेंगे कि सेल्स रिटर्न हो गया। तो गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर, परचेजर जब गुड्स को वापस कर दे उसको बोला जाता है सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम गाइज याद रखेंगे, ये पेपर में पूछा जाता है। तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्स। रिटर्न इनवर्स का मतलब है कि बिजनेस की तरफ जो है वो आ रही है सेल्स, तो बिजनेस की तरफ जब सेल्स आएगी उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो याद रखेंगे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्स जो है सेल्स रिटर्न का ही नाम होता है। नेक्स्ट है गाइस परचेजेस। तो परचेजेस की अगर बात करें तो द टर्म परचेजेस इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड एंड नॉट फिक्स्ड एसेट्स। तो परचेजेस की अगर बात करें तो परचेजेस का मतलब होता है गुड्स को परचेज करना। गाइस परचेजेस में जो है, जैसे ही हम गुड्स को परचेज करेंगे तो उसको कहा जाता है परचेजेस। जैसे हम रॉ मटेरियल खरीद लें या जिसमें हम बिज़नेस कर रहे हैं अगर उसको हम परचेज़ करेंगे तो वो होगा आपका परचेजेस। गाइस जो है जैसे ही हम आगे जर्नल एंट्रीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे गुड्स टर्म का इस्तेमाल नहीं होता है जर्नल एंट्रीज़ में। वहाँ पे जब आप गुड्स को परचेज़ करोगे तो वहाँ पे आपकी जो एंट्री होती है वो होती है परचेजेस। तो इसलिए जब भी हम गुड्स को परचेज़ करें तो वहाँ पर टर्म आती है परचेजेस। ये बात आप याद रखेंगे। परचेजेस जो हैं कैश पे भी हो सकती हैं, क्रेडिट पे भी हो सकती हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट अगर बात करें गाइज, नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्या होता है? जैसे सेल्स रिटर्न होता था वैसे ही परचेज रिटर्न भी होता है गाइज। तो कोई चीज़ अगर हमने परचेज की है तो अगर हमें डिफेक्टिव लगती है हम उसको वापस भी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। आई होप आपको चीज़ें जो है क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है गाइज स्टॉक। तो स्टॉक को अब समझने की बारी आ चुकी है। इट इज़ द आर्टिकल्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मीट फॉर सेल। स्टॉक इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज रेफर टू ओपनिंग स्टॉक एंड द स्टॉक एट द एंड ऑफ द रेफर। गाइज जो स्टॉक जो आपके पास साल के शुरुआत में होता है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और साल के एंड में जो आपके पास स्टॉक होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक गाइस। तो जो आपके पास बच जाता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो बच गया उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और साल के फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो आपके पास स्टॉक होता है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं गाइज। ये बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है गाइज एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस की अगर बात करें, द कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग और सर्विसेज इज नोन एज एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस होते हैं गाइस खर्चे। ये बात आप याद रखें कि जैसे ही जो कॉस्ट इनकर की जा रही है इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स, जैसे मुझे कोई अपनी गुड्स को किसी बिजनेस को गुड्स को बेचना है तो उस गुड्स को बेचने में जो खर्चे हो रहे हैं उनको बोलते हैं एक्सपेंसेस गाइस। तो एक्सपेंसेस जो सिंपली आप बोलें बिजनेस की भाषा में ये होते हैं खर्चे। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो एक्सपेंसेस के बाद आता है गाइस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है। तो एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गाइस। ये बात याद रखेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब हम किसी एसेट को खरीदते हैं, किसी एसेट को खरीदने पे जब हमारा खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है गाइस, ये जो है ये रोज़ाना का खर्चा होता है, किसी एसेट को मेंटेन करने में जो खर्चा होता है, या जो डेली के हमारे खर्चे हैं, जैसे हमारे जो हमने जो स्टाफ लगाया हुआ है उसको सैलरी पे करनी है, रेंट पे करना है, तो ये जो छोटे मोटे खर्चे जो हैं पीरियड वाइज होते रहते हैं उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जो साल के एक आध बार होते हैं एसेट पे होते हैं उनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आई होप आपको ये दोनों एक्सपेंडिचर समझ आए होंगे। नेक्स्ट आपने समझना गाइस डायरेक्ट कास्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कास्ट क्या होती है। तो गाइस कास्ट दो तरह की होती हैं। पहले नंबर कास्ट आपको पता होना चाहिए, कास्ट होता है कि लागत, किसी प्रोडक्ट को बनाने में आपकी कितनी लागत आई है उसको बोलते हैं कास्ट। और कास्ट दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट कास्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कास्ट। डायरेक्ट कास्ट की अगर बात करें गाइस तो डायरेक्ट कास्ट इज़ डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल होती है। जैसे हम टेबल बना रहे हैं तो टेबल बनाने में जो डायरेक्ट कास्ट लग रही है, जैसे उस क्या क्या कास्ट उसमें लग सकती है, मटीरियल लगेगा, लकड़ी लगेगी, उसके बाद उसमें और क्या लग सकता है, उसमें मटीरियल के बाद लेबर लगेगी, और लेबर के बाद उसके ऊपर जो और भी खर्चे आ सकते हैं जैसे नेल्स वगैरह उसमें लगाने होते हैं, फेविकोल लगेगा, तो वो सारी जो कास्ट उसमें लग रही है उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट कास्ट। और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट कास्ट भी लगेगी। जैसे आपको जब आप उसको टेबल को बना रहे हो तो उसके साथ साथ आपको जो है जिस फैक्ट्री में उसको बना रहे हो तो उसका रेंट भी तो पे करना है।
तो ये इस तरह के जो खर्चे होंगे जैसे, और उसमें जो है स्टाफ लगा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन लगा, मैनेजर की सैलरी देनी है, तो वो सब आपके क्या आ गए, इनडायरेक्ट कास्ट। तो आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा कि दैट कास्ट इज विच टाइप ऑफ कास्ट इज आइडेंटिफाइबल विद द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के साथ जो आइडेंटिफाइबल कास्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कास्ट। तो आई होप आपको जो है चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है गाइज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को आपने ध्यान से समझना है। रेवेन्यू क्या होता है, तो रेवेन्यू में आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूँ कि जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं उससे जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। तो सेल्स जो होती हैं उनको रेवेन्यू भी बोला जाता है गाइज, ये बात आप याद रखेंगे। तो सेल्स से जो पैसा जनरेट होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। नेक्स्ट गाइज रिसीट्स। तो रिसीट्स भी दो तरह की होती हैं, जैसे एक्सपेंडिचर दो तरह का था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसे ही कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। तो कैपिटल रिसीट की अगर बात करें तो जैसे हमने कोई एसेट को सेल किया, तो एसेट के सेल करने पे जो हमें पैसा मिलता है, जो अमाउंट हम रिसीव करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। और रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं जो रोज़ाना जो द अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड आर रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स। तो गुड्स के सेल करने पर जो पैसा हमें जो है रिसीव होता है उसको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। लेकिन कोई एसेट के बेचने पर जो अमाउंट हम रिसीव करते हैं उसको कैपिटल रिसीट्स बोला जाता है गाइज। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट गाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट भी दो तरह का होता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट की अगर बात करें गाइज, it is the excess of revenues over direct cost of the product सर्विसेज। तो गाइज ये बात आप याद रखेंगे, इट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट कास्ट। तो डायरेक्ट कास्ट के ऊपर जो आपको मिलता है, डायरेक्ट कास्ट के ऊपर जो आपको मिलता है उसको बोलते हैं, जितनी आपकी डायरेक्ट कास्ट लगी है उससे एक्सेस में जो रेवेन्यू आपको मिलेगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है, आपने सारी अकाउंटेंसी पढ़ ली है तो ग्रॉस प्रॉफिट आप मुझे बताएं कि किस में निकाला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और नेट प्रॉफिट जो होता है गाइस, वो होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट कास्ट। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कास्ट के एक्सेस में जो रेवेन्यू हमारे पास आता है उसको बोला जाता है नेट प्रॉफिट। तो आई होप आपको जो है, तो चलिए गाइज मैं आपको यही यहाँ पे मैं ही बता देता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है गाइज उसमें हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है निकाला जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम टर्म की बात करें गाइस, तो नेक्स्ट टर्म आपको समझनी है गेन क्या होता है। तो ये अब टर्म आपको समझनी है गेन। तो गेन की अगर बात करें तो गेन जो होता है ये नॉन रैकरिंग नेचर का होता है गाइस। ये पहले आप याद रखेंगे कि ये एक नॉन रैकरिंग नेचर का होता है, ये बार बार नहीं होता है। तो जो सेल है, जैसे फिक्स एसेट की हम सेल कर दें तो ये कोई रोज़ तो करता नहीं है बिजनेस। फिक्स एसेट की सेल जो है वो साल में एक आध बार होती है। तो जब फिक्स एसेट की सेल पे जो हमें जो है बेनिफिट हो, या फिर हम कोई कोर्ट केस जीत जाते हैं जो कि कभी कभार हो फाइनेंशियल ईयर में, तो ऐसे प्रॉफिट को बोलते हैं गेन। ये बात याद रखेंगे कि कभी कभार होने वाले प्रॉफिट को हम गेन बोलते हैं। दूसरा है इनकम। तो इनकम जो होती है द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसको इनकम बोलते हैं। नेक्स्ट गाइज आपको समझना है लॉस क्या होता है। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसिस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इज टर्म्ड एज लॉस। तो जब आपके खर्चे अधिक हो और इनकम कम हो, खर्चे ज़्यादा और रेवेन्यू कम या इनकम कम, उसको बोलते हैं गाइस लॉस। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट गाइस आपको टर्म समझनी है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की अगर बात करें गाइस, तो डिस्काउंट की अगर बात करें तो डिस्काउंट दो तरह के होते हैं गाइज, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। तो गाइज बात याद रखेंगे आप, ट्रेड डिस्काउंट की बात करें तो गाइज ये बात मैं आपको बता दूं कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो लिस्ट प्राइस पे आपको दिया जाता है। तो जैसे आप कोई चीज़ कोई बिज़नेस में कोई स्टॉक खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आपको जब लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट मिले तो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और नेक्स्ट गाइज होता है आपका कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट की अगर बात करें तो कैश डिस्काउंट जो है अलाउड किया जाता है फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट्स। ये बात याद रखेंगे गाइज कि जो आपका कैश डिस्काउंट है उसको जो है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने मुझे जो है, आपने अगर मेरे से उधार लिया हो और मैंने आपको बोला है कि आपको 15 फरवरी तक आपको वो जो आपने मेरे से पैसे लिए हुए हैं वो आपको देने हैं। तो 15 फ़रवरी अगर मैं बोलूँ कि आप 10 फ़रवरी को मुझे दे दो
तो 5,000 अगर आपने लिया तो 4,000 ही आप देना। तो मैंने आपको जो 1,000 रुपया डिस्काउंट दिया किस लिए, कि आप 15 फ़ेब की जगह 10 फ़ेब को ही मेरे को पैसे दे दो। तो इस तरह के डिस्काउंट को बोला जाता है कैश डिस्काउंट। तो गाइज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा डिस्काउंट है जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। तो क्या वो ट्रेड डिस्काउंट है या फिर वो कैश डिस्काउंट है। गाइस ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा डिस्काउंट है जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है, क्या वो ट्रेड डिस्काउंट है या फिर कैश डिस्काउंट है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है गाइस ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या है और ट्रेड पेएबल क्या है गाइस, ये भी आपको समझना है। तो ट्रेड रिसीवेबल की अगर बात करें गाइस, तो ये ऐसा अमाउंट होता है जो कि ड्यू होता है बिज़नेस के लिए, क्योंकि उसने गुड्स सोल्ड किए होते हैं। गुड्स के सोल्ड करने के बाद गुड्स जब उसने क्रेडिट पे सोल्ड किए होते हैं, किसी बिजनेस ने गुड्स जब क्रेडिट पे सोल्ड किए होते हैं तो उसको एक अमाउंट आना होता है, क्योंकि उसने उधार पे चीज़ दी है तो वो पैसा तो उसने लेना है ना। तो वो जो पैसा उसने लेना होता है उसको ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें आती हैं, डेटर और बिल रिसीवेबल। डेटर की अगर बात करें तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनको बिजनेस को पैसा देना होता है। दीज आर पर्सनस एंड अदर एंटाइटीज हु आउ टू द बिजनेस एंड अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने गुड्स और सर्विसेज को उधार पर खरीदा होता है बिजनेस से, तो इनको पैसा देना होता है। बिल रिसीवेबल की अगर बात करें गाइस, तो बिल रिसीवेबल जो होते हैं ये ऐसे बिल्स होते हैं जो कि रिसीव करने होते हैं बिजनेस को, ये यहाँ से पैसा आना होता है। और ट्रेड पेएबल की अगर बात करें गाइस, तो ये ऐसा अमाउंट होता है जिसको बिजनेस के ऊपर इसकी लाइबिलिटी होती है, ये जो है बिजनेस को पे करना होता है। जैसे क्रेडिटर से बिजनेस ने उधार उठाया होता है, तो क्रेडिटर्स को जो है बिजनेस को पैसा वापस करना होता है गाइस। तो इसलिए जो है ट्रेड पेएबल जो है ये किस्म की लाइबिलिटी होती है। तो क्रेडिटर्स की अगर आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि क्रेडिटर्स क्या है, ट्रेड पेएबल में आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं। तो आपको समझ लेना है कि ये ट्रेड पेएबल में आते हैं। और बिल पेएबल की बात करें तो ऐसे बिल्स जो कि एक बिजनेस को पे करने होते हैं, इसलिए एक लाइबिलिटी की तरह बिहेव करते हैं गाइस। तो इसी के साथ गाइस जितनी भी जो आपकी टर्म्स थी वो मैंने अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन कर ली हैं। तो आज हमने जो है जितनी भी बेसिक टर्म्स थी उनको समझ लिया है। तो आगे जो हाँ आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा गाइस, वो आएगा आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे। तो अगले लेक्चर में हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको ये सीरीज़ आगे आने वाले टाइम में चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।